आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ऋतु परिवर्तन कैसे होती है और आपका दिन रात, पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं, ध्रुवों पर 6 माह दिन और रात, और उपसौर अपसौर, यानी कि हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेंगे। क्या जानना है हमें, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जैसे पृथ्वी हमारी क्या है, गोलाकार है, ध्रुवों पर चपटी है, ठीक है। ध्रुवों पर पृथ्वी हमारी चपटी है, गोलाकार है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे। और इसमें कुछ मुख्य चीज़ें मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है काल्पनिक रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और जो इसका अंत बिंदु है नॉर्थ पोल, नॉर्थ साइड में, इसे कहते हैं नॉर्दर्न पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और इसे दक्षिणी ध्रुव। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर, अपना खुद का चक्कर 24 घंटे में लगाती है, और पृथ्वी सूर्य का भी रिवॉल्यूशन करती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का रिवॉल्यूशन करती है। तो सूर्य का रिवॉल्यूशन ये मानिए कि सूर्य का जो चक्कर लगाती है ये 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। इसीलिए आपका जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है ये 4 साल में बढ़ के 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जो आपका लीप वर्ष के रूप में आता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब चूँकि पृथ्वी हमारी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण कर रही है, इस प्रकार सूर्य आपका स्थिर है केंद्र में, तो जब यहाँ पे ये इस प्रकार कर रही है तो कुछ चीज़ हमें पता है कि जो हमारी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है वो कितनी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अब यहाँ इसको मत देखिए, दूर होता है चूँकि, तो इसको छोटा है, ये बड़ा अभी मत देखिए आप। समझिए कि जो सूर्य होता है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, आप समझ सकते हैं। और ये इस प्रकार चक्कर लगाती है, और 14.98 करोड़ किलोमीटर इनकी औसत दूरी है। औसत दूरी क्यों? क्योंकि देखिए कभी सूर्य की दूरी, सूर्य यहाँ पे, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, तो किस टाइम बात कर रहे हैं, इसलिए हम औसत की बात करते हैं, औसत। और सूर्य जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब हमारा सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसौर। और जब सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर स्थिति होती है तो उसे कहते हैं अपसौर। तो ये कब होता है? उपसौर आपका 3 जनवरी। देखिए ये स्थिति जो हमारी है, तो यहाँ इसे कहेंगे 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो उस समय कितनी दूरी होगी, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किमी, 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इसी समय उपसौर होता है। इसे क्या कहते हैं, उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। और पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर कब होती है, तो सर्वाधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को इसे कहते हैं अपसौर। ये अपसौर स्थिति कहलाती है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया। अब हम बात करते हैं ऋतुएं कैसे परिवर्तन होती हैं पृथ्वी पे। तो ये देखिए हमारा एक्सिस है, यहाँ पे झुका हुआ है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से ऋतु परिवर्तन, ऋतु देखेंगे कैसे चेंज होते हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए अपसौर और उपसौर पढ़ लिया है। देखिए ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अब ऋतु परिवर्तन पढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारे पृथ्वी है, सॉरी ये सूर्य हमारा है, ये पृथ्वी है, और ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये देखिए ये जो मकर रेखा है, ठीक है, यहाँ पे है। तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, इस समय 22 दिसंबर का दिन होता है जब पृथ्वी यहाँ पे होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी जब थोड़ा सा इसके ऊपर होती है तो ये इसका उपसौर स्थिति होता है। तो जब यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लंबवत कहाँ पड़ती हैं, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की लंबवत किरणें मूव करती रहती हैं साल भर में, ठीक है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में लंबवत किरणें, तिरछी किरणें तो पूरी पृथ्वी जाती रहती हैं, लंबवत किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में रिवॉल्व करती रहती हैं। तो इस समय जब 22 दिसंबर का दिन होता है तो इस समय सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं ये मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं। जब ये मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती है तो यहाँ पे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है ये मकर रेखा। ये देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी मौसम होता है, दिन बड़े होते हैं। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को, क्योंकि यहीं पे इस समय मकर रेखा पे लंबवत किरणें होती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। अब चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, तो इसी समय आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को ही। तो इस पर किरणें पड़ रही हैं, तो इस समय इस क्षेत्र में चूँकि काफ़ी मात्रा में लंबवत किरणें पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पे काफ़ी गर्म क्षेत्र होता है। अब जब यहाँ पे किरणें पड़ रही होंगी तो इधर तो नहीं पड़ रही होंगी, या फिर तिरछी पड़ रही होंगी, कम पड़ रही होंगी, तो इस समय इस क्षेत्र में क्या होता है, ठंड का मौसम होता है, ठीक है। अब क्या होता है, चूँकि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, अब यहाँ से ये घूमती है, ऐसे मूव कर रही है। तो आप देखेंगे अब इस तरह से मूव करेगी तो 3 माह में ये कहाँ पहुँच जाती है, सूर्य किरणें मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा मकर रेखा बीच में घूमती है, और पृथ्वी भी घूम रही है। पृथ्वी जब घूम के यहाँ पहुँचती है
21 मार्च को, देखिए दिसंबर है, 3 माह बाद यहाँ पहुँचती है। 21 मार्च को जब पहुँचती है तो जो सूर्य किरणें अभी यहाँ लंबवत पड़ रही थी मकर रेखा पे, ये कहाँ पड़ने लगती है लंबवत, ये यहाँ पहुँच जाती हैं विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने लगती हैं। अब ये चूंकि भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, अब भूमध्य रेखा पृथ्वी का मिडिल पोर्शन है, बिल्कुल बीच भाग है, तो क्या होता है इस समय पृथ्वी पे हर जगह समान दिन और समान रात होती है क्योंकि बीचों बीच पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पे समान दिन और समान रातें होती हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस समय क्या होता है, यहाँ पे जब किरणें लंबवत पड़ती हैं तो दिन और रात सब बराबर होता है। अब फिर आप देखेंगे 3 माह बाद, अब 3 माह का समय फिर बीतेगा, फिर पृथ्वी ऐसे मूव करते हुए इधर आएगी। मैंने बताया अब यहाँ से देखिए पहले यहाँ पे थी किरण सूर्य किरण लंबवत, फिर यहाँ पहुँची यानी बीच में, और फिर इधर पहुँचेंगी। जब ये यहाँ 3 माह बाद यहाँ पे पहुँचेगी पृथ्वी, 21 जून को स्थिति आएगी जब आएगी, तो सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ेंगी, कर्क रेखा पे। पहले मकर रेखा पड़ रही थी यहाँ पे, फिर यहाँ पे विषुवत पहुँची, अब यहाँ कहाँ पहुँच गई, कर्क रेखा पे। तो सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पहुँची, 21 जून को कर्क रेखा पर। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं 21 जून को। अब यहाँ पड़ रही हैं यानी अब 21 जून को यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे छोटा दिन इस समय यहाँ पे हो रहा होगा दक्षिणी गोलार्ध में, उसी का उल्टा, ठीक है, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था। तो जब किरणें यहाँ पे जब पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही गर्म क्षेत्र होगा और उसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा मौसम होगा। फिर यहाँ से 3 माह बाद जब हम यहाँ पहुँचेंगे 23 सितंबर में, देखिए 21 जून है यहाँ पे, और फिर 3 माह बाद हम पहुँचे 23 सितंबर पे। अभी तो किरणें यहाँ पे थी, अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मकर रेखा से पहुँची विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से फिर पहुँची कर्क रेखा, फिर मूव करेगी विषुवत की ओर। फिर यानी 3 माह बाद यानी 23 सितंबर को फिर पहुँचेगी आपकी ये विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे जब पहुँचेगी 23 सितंबर को पुनः ये, तो क्या होगा, फिर जब क्या होगा, यहाँ पे दिन और रात समान हो जाएंगे क्योंकि फिर पृथ्वी के बीचों बीच पड़ रही है जैसा यहाँ पड़ रहा था। तो पृथ्वी पे ऐसी 2 स्थितियाँ होती हैं, 2 दिन ऐसे होते हैं, यानी कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर, ऐसे 2 समय आते हैं जब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी पर कब दिन और रात समान होते हैं, कब कब। तो 21 मार्च को भी होता है, 23 सितंबर को भी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि सूर्य यहाँ पे लंबवत चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को, क्योंकि सूर्य यहाँ पर चमकता है। और जब यहाँ बड़ा दिन हो रहा होगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो सबसे छोटा दिन उस समय यहीं पे हो रहा होगा, और जब सबसे बड़ा दिन यहाँ पे हो रहा होगा तो उस समय सबसे छोटा दिन यहाँ पे हो रहा होगा। ये चीज़ें समझने की है। अब फिर यहाँ से ये फिर मूव करेगा तो फिर लंबवत किरणें कहाँ पड़ेंगी, मकर रेखा पे। यही क्रम चलता रहता है। तो अब देखिए ऋतु में कैसे, अब हम दोनों की बात नहीं करेंगे, एक की बात करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेंगे हम, ऋतु परिवर्तन। उसी के अपोजिट जो हमारा होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में मौसम का हाल होगा। यानी कि अगर उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम है, शीत ऋतु है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा होगा, वहाँ पे आपका ग्रीष्म ऋतु हो रहा होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में आपका शरद ऋतु हो रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा होगा, बसंत ऋतु हो रहा होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो किरणें पड़ रही थी मकर रेखा पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर लो रहा होगा क्योंकि लंबवत किरणें तो यहाँ पड़ रही हैं, तो ये क्षेत्र यहाँ पे धूप कम पड़ रही होगी, तो यहाँ पे ठंडा रहा होगा। तो 22 दिसंबर से 21 मार्च के बीच में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में किरणें इस समय हैं। तो इस समय 22 दिसंबर से 21 मार्च के बीच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी लिखा है मैंने, यहाँ पे शीत ऋतु होगा इस क्षेत्र, इस बीच के समय में 22 दिसंबर से 21 मार्च शीत ऋतु होगा। अब किरणें चूँकि फिर यहाँ पहुँच जाएंगी 21 मार्च को, तो 21 मार्च से 21 जून, 21 मार्च से फिर किरणें यहाँ 21 मार्च से 21 जून तक इस बीच में ट्रेवल करेंगी। तो 21 मार्च से 21 जून तक क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा। उसी प्रकार फिर हम बात करेंगे अगर 21 जून से लेकर 23 सितंबर के बीच में, तो क्या हो रहा होगा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा क्योंकि इसमें जो किरण होगी आपकी यहाँ पे होगी, यहाँ से मूव कर रही है, कहाँ पे, कर्क रेखा की ओर से, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा 21 जून से लेकर 23 सितंबर तक। फिर 23 सितंबर से लेकर आपका 22 दिसंबर तक शरद ऋतु होगा उत्तरी गोलार्ध में। और अब मैंने जो लिखा है मैंने बताया आपको। अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु हो रहा है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा होगा, बसंत ऋतु। इसी प्रकार यहाँ पे 22 दिसंबर से 21 मार्च के बीच दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा होगा, ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पे शीत ऋतु हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसी समय ग्रीष्म ऋतु हो रहा होगा। मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ब्लैक जो है वो आपको बताएगा दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। दक्षिणी गोलार्ध है ये आपका ग्रीष्म ऋतु, ब्लैक पेन बता रहा है दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ बसंत है, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है शरद ऋतु। उसी समय यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शीत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में, शीत ऋतु। और यहाँ पे क्या होगा, बसंत ऋतु हो रहा होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई।
तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पे जो मौसम परिवर्तन होते हैं वो क्यों होते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया उपसौर अपसौर क्या होते हैं, कब होता है ये। 3 जनवरी बताया उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। इनके पीछे दूरी बता दी मैंने, 14.7 और 15.2। अब हम बात करेंगे पृथ्वी पे दिन रात कैसे होता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रातें आपने सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, तो एक बार देख लीजिए कैसे होती है। अब देखिए सूर्य की किरणें हमने बताया कि लंबवत यहाँ पर पड़ रही हैं। अब सूर्य किरणों का अगर आप ऐसे देखें, अब ये ऐसे किरणें जाएंगी लंबवत। अब इसको ऐसे अगर ले जाएं, लाइन को ऐसे से ले जाएं, सॉरी, इस किरणों को अगर यहाँ पे जाएंगी, यहाँ तक, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, देखिए ये ऐसे जा रही हैं, तो क्या होगा, ये क्षेत्र तो ये जो आपका नॉर्थ पोल है इसको कवर कर लेगी, यानी यहाँ पे लाइट पड़ेगी इस तरह से। और यहाँ पे जब जाएगी तो नॉर्थ पोल यहाँ पे इसका है, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी। अब कब तक नहीं पड़ेगी, देखिए आप, जब ये ऐसे मूव करती रहेगी तो इस लाइट नहीं पड़ेगी ऐसे से। जब ये यहाँ पहुँचेगी 21 जून को, जब इस तरह से ये ऐसे पहुँच के ऐसे पहुँचेगी, तब यहाँ पे लाइट पड़ेगी। तो ये कितना समय हुआ, ये 3 माह यहाँ पे और 3 माह यहाँ पे, यानी 6 माह तक इस नॉर्थ पोल पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ी। तो इस समय यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अंधेरा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे रात होगी। तो 6 माह तक की यहाँ पे रात हुई इस समय। और उसी समय देखिए, इसी दौरान सूर्य किरणें इस पे पड़ रही थी, दक्षिणी गोलार्ध पे। तो इसी समय यहाँ पे क्या हो रहा था, दिन हो रहा था। यानी कि जिस समय उत्तरी गोलार्ध में 6 माह की आपका रात हो रहा था, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह की दिन हो रहा था। इस प्रकार जब यहाँ पे ये मूव करेंगी, तो जब यहाँ पे अंधेरा था तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये किरणें, यानी उत्तरी गोलार्ध पे अब यहाँ पे 6 माह का दिन होगा और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह की रात होगी। तो इस प्रकार से 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती हैं, क्योंकि ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अक्ष पे झुकी होने के कारण इसका एक भाग सूर्य के संपर्क में आता है, सूर्य किरणें इस पर पड़ती हैं, दूसरा भाग सूर्य के संपर्क में नहीं आ पाता, यानी कि किरणें यहाँ पे नहीं पड़ पाती हैं। तो ये 6 माह का दिन और 6 माह के रात का कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था। अगला है उपसौर अपसौर। सॉरी, उपसौर अपसौर तो हमने कर लिया, 6 माह का दिन और 6 माह की रातें भी कर ली। अब हम देखते हैं पृथ्वी पे दिन रात कैसे होता है। अब पृथ्वी पे दिन रात की बात करते हैं अगर, तो अगर ये हमारा पृथ्वी है, अगर इसे हम फुटबॉल माने, एक फुटबॉल माने, पृथ्वी का फुटबॉल मानिए, और यहाँ पे हम टॉर्च रखें, ये हमारा सूर्य है, टॉर्च माने इसे, और सूर्य किरणें से निकलेंगी और इस पर जाएंगी। ठीक है, आप एक फुटबॉल लीजिए, उस फुटबॉल को पृथ्वी मानिए, और एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च को माने सन, और इस पर लाइट जलाएं। इस पर क्या होगा, जो सामने का हिस्सा होगा, जो फुटबॉल का, ये फुटबॉल अगर है, सामने का जो हिस्सा होगा उस पर क्या होगा, लाइट जाएंगी और वहाँ पे उजाला होगा। उसके जस्ट पीछे का जो हिस्सा होगा, रात में अंधेरे में देखे अगर, तो वहाँ पे अंधेरा होगा। तो जो सामने का हिस्सा होगा, जहाँ उजाला हो रहा होगा पृथ्वी पे, जहाँ सूर्य किरणें पड़ रही होंगी, वो क्या, वहाँ पर क्या हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा। और जो पीछे का हिस्सा हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, रात हो रही होगी। अब चूँकि पृथ्वी घूम रही होती है, इसलिए क्या होता है, कभी पीछे वाला हिस्सा फिर घूम के आगे आएगा, फिर आगे वाला हिस्सा घूम के पीछे जाएगा। क्योंकि 24 घंटे में चक्कर लगाती है, तो 12 घंटे में आधा घूम जाएगी, यानी इसलिए 12 घंटे में फिर ये जो पीछे वाला हिस्सा है घूम के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे दिन होने लगेगा। फिर ये 12 घंटे पीछे घूम के आगे आ जाएगा। इस क्रिया के दौरान पृथ्वी पे दिन और रात होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होती है। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पे झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और 6 माह का दिन और 6 माह की रातें क्यों होती हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आज मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी लेक्चर पसंद आया तो इसे आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और लेक्चर को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत।